छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं वंस अगेन धमाकेदार एपिसोड में। हाँ जी दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टैक्स फ्री होना है, अगर आपको फ्यूचर सिक्योर करना है, अगर आपको मेकिंग चार्जेस नहीं देना है, और अगर आपको बॉन्ड की क्लियरिटी, फंड की क्लियरिटी, बहुत सारी चीजें जो हमने डिस्कशन किया है, अगर आपको जानना है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। प्लीज जुड़े रहे हमारे साथ, इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो से जरा सा भी नॉलेज मिलता है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, सपोर्ट करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, क्योंकि आपका साथ सबका विकास। थैंक यू वन सेकेंड दुपेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आज के एपिसोड में। चलिए से शुरुआत करते हैं। और आज रियली मेरे पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंड वाले क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूं, फंड और प्लस बॉन्ड। तो चलिए से शुरू करते हैं और थोड़ा सा ज्ञान देते हैं अपने सब्सक्राइबर को। तो सर आज आप रेडी हैं? ओके, थैंक यू। इट इज माय प्लेजर। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर सबसे पहला जो सवाल है वो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा सर। सीरीज थर्ड जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो सर आया 2023-24 के लिए, सर ये क्या है, किसको फायदा देगा, और ये क्या है, मतलब इसके प्रोस क्या है, इसके कॉन्स क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। ओके, ग्रेट, थैंक यू। तो 4-5 साल पहले सरकार को ऐसा लगा कि उनका जो गोल्ड इंपोर्ट है बहुत ज्यादा हो रहा है, और हम पहले से ये चाहत रही है गोल्ड के प्रति। बहुत बहुत आकर्षण है हमको गोल्ड के प्रति। यानी गोल्ड हमारी एक समस्या है, इंपोर्ट। आज गोल्ड इतना ज्यादा भरा पड़ा है इंडिया में, क्या बताएं। लेकिन उसके बावजूद भी हम खूब सारा गोल्ड इंपोर्ट कर रहे थे। तो सरकार अपनी भलाई के लिए एक तो इसको लेके आई, लेकिन साथ में हमारी भलाई भी हो गई। एक तो जो गोल्ड को घर में रखने का है या लॉकर बैंक में रखने का है, उसके अपने नुकसान हैं, झंझटें हैं। कई जगह तो बैंक मिलता ही नहीं है। अब जैसे मैं गांव से रहता हूं, तो हमारे गांव से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर बैंक है। ओके, तो ये सब समस्याएं इस गोल्ड बॉन्ड से पूरी हो जाती है। तो सरकार ने इसमें क्या किया है, एक तो खाली आपको पेपर मिलेगा अगर आपने फिजिकल पेपर लिया। अगर डीमेट में लिया तो पेपर की भी जरूरत नहीं है। और दूसरा, 2.5% का हर साल ब्याज मिलेगा, गारंटी। ओके। और अगर आपने ये 8 साल का पेपर है, और अगर आपने 8 साल तक रखा, तो जो मेच्योरिटी है वो भी टैक्स फ्री मिलेगी। वाह। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। और लिक्विड भी है। अब बीच में जरूरत पड़ गया तो आपको लिक्विड भी आप कहीं भी करा सकते हो। यानी इवन बोलते हैं रात को भी अगर कभी करना हो तो रात को भी ये लिक्विड हो जाएगा। मेरे ख्याल रात को मार्केट नहीं खुलेगा, बट इट इज सो लिक्विड। तो काफी फायदे हैं फिजिकल गोल्ड के मुकाबले में। और जो मार्केट चलेगा गोल्ड का, उस हिसाब से आपका उस समय का प्रॉफिट ऐसा रहेगा। और गोल्ड बढ़ ही जा रहा है। जो 2016 अभी जो 8 साल पहले वाला मेच्योर हुआ है, यानी इसको 8 साल हो गए हैं पहला गोल्ड बॉन्ड को लॉन्च किए हुए, तो उसके रिटर्न करीब 10.5% या 11% रिटर्न उसकी है। तो गोल्ड ऐसा रिटर्न दे रहा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर कहीं ना कहीं जो फिजिकल जो इंडिया में बेसिकली सर, यस आपने सही कहा कि बहुत लोगों का चाहत होता, कुछ भी अच्छा हो तो भैया गोल्ड खरीद लो। तो सर ना एक तरह का ट्रांजेक्शन चार्जेस उनको लगता है, जैसे बोलते हैं सर मेकिंग चार्जेस, राइट? तो वो भी यहाँ पे नहीं लगेगा, राइट? यहाँ पे सिर्फ आपको पेपर, फिजिकल पेपर दिया जाएगा, या फिर डीमेट पे आप डायरेक्ट लो, यहाँ कुछ नहीं लगेगा, राइट? बिल्कुल। यहाँ तो हम वो हार्ड तो है ही ना, गोल्ड हार्ड नहीं है यहाँ पर। ये खाली आपके डीमेट में या आपके घर में वो बॉन्ड बॉन्ड रहेगा। ग्रेट। सो दिस इज अ गुड वे कि टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, 2.5% का हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल रहा है, और 8 साल की लॉकिंग भी है। वाओ, ग्रेट, अमेजिंग। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अच्छा लगा सर। चलिए सर अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर अगला जो क्वेश्चन है ना सर, मल्टी एसेट फंड, सर ये क्या होता है और ये किसके लिए सुटेबल है? जैसे कि नाम लिया मल्टी एसेट, ऐसे नाम से पता लग रहा है इसमें मल्टी एसेट है। तो बेसिकली इसमें हम एसेट में गोल्ड हो गया, इक्विटीज हो गए, इंटरनेशनल इक्विटीज हो गए, भारतीय बॉन्ड्स हो गए, और इवन रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का भी हो गया। प्रॉपर्टी अभी उतना है नहीं, बट आने वाले समय में प्रॉपर्टी भी इसमें आ जाएगा। अभी 5-6 एसेट क्लास सारे टिपिकल एसेट क्लास हैं। जो प्रॉपर्टी है वो हम लोगों के तो बड़ा टिपिकल एसेट क्लास है। इवन गोल्ड की भी हम लोगों को समझ नहीं है, बिकॉज गोल्ड इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल वो बिहेव करता है। अभी चाइना खूब सारा गोल्ड ले लेगा, या कोई ऐसा कोविड जैसा कोई सिनारियो आ गया, फिर ये 60 वाला भी 80 मिलेगा या 90 मिलेगा। ओके, तो इतना ज्यादा मूवमेंट होती है। इस सबको की समस्याओं से और से जूझने के लिए एक सॉल्यूशन बनाया गया जिसका नाम है मल्टी एसेट। और एक आइडियल व्यक्ति जिसको ये सारी समझ है, आइडियली होगा, क्योंकि इतने सारे एसेट क्लास हैं, हो सकता है मेरे जैसे लोगों को इसकी समझ ना हो, लेकिन जो आइडियल है उसके लिए भी दिक्कत होगी। फिर एक टैक्स भी लगता है। सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी बेचा, तो वहां पर भी आपको एक इंडेक्सेशन या कैपिटल गेन देना पड़ता है।
बैंक एफडी में तो आपको डे वन से ही आपका लाइबिलिटी बन जाती है, इक्विटी का भी अपना अलग लाइबिलिटी बनती है। अगर आपको एक एसेट क्लास से बेच के दूसरी एसेट क्लास में जाना हो तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन जाती है। तो आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो भी यहाँ पर कम हो जाएगी और इतनी सारी झंझटों से भी मुक्ति मिलेगी कि कौन सा एसेट क्लास कब बढ़ना है। सारे एसेट क्लास हर बार नहीं बढ़ते हैं, कभी कौन सा एसेट क्लास बढ़ता है, कभी कौन सा एसेट क्लास बढ़ता है। तो ये जो जानकारी है, ये जो एक्सपर्टीज है, एक जो मचा हुआ फंड मैनेजर होगा उसी के पास होगी। तो ये सब चीजों का सॉल्यूशन एक फंड में है जो इसका नाम मल्टी एसेट फंड। तो दूसरे शब्दों में इसको हम ऐसा कहें, जो एक मल्टी एसेट, इसको आप ऐसे समझो, कछुआ और खरगोश की कहानी हमने सुनी है। तो जब बाजार घटेगा, कोई भी एसेट क्लास घटता ही है, तो जब बाजार घटेगा तो ये कछुआ जैसा आपका बिहेव करेगा, और जब बाजार बढ़ेगा तो खरगोश जैसी ये छलांग लगाएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। नहीं नहीं, बहुत ही बढ़िया सर, आपने बहुत ही आसान शब्दों में समझा दिया। बट सर एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंड है जिसमें सर लॉकिंग पीरियड होता है, चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। सर इसमें लॉकिंग पीरियड का क्या लॉजिक है, क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएं। तो जैसे क्या है ना, इन्वेस्टमेंट सबको पता है कि करनी चाहिए, बट कितने लोग कर पाते हैं। इंसान क्या है, एक भावनाओं का पुतला है, भावनाओं से भरा रहता है। कभी ऐसा हो गया तो ये हो गया, कभी ऐसा हो गया तो ये हो गया। अभी हम लोग 20 25 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, ठीक। तो और हमको अभी हम इस फील्ड से हैं, फाइनेंशियल फील्ड से। तकरीबन मैं और मेरे दोस्त सबके पास पीपीएफ है। अभी सुकन्या आया, सबने सुकन्या ले लिया। तो जो पीपीएफ है वो 15 साल का लॉक इन है, सुकन्या भी 21 साल का लॉक इन है, या पेपर मेच्योरिटी तक होती है। तो लेकिन जो मैथ से बोलती है, वो बोलती है जो ये हमारे बॉन्ड फंड्स हैं या जो हमारे डेट फंड्स हैं, वो होनी चाहिए स्मॉल टाइम के लिए, 1 साल 2 साल के लिए। लेकिन हम 15 साल पीपीएफ चलाते हैं, 21 साल हम सुकन्या चलाते हैं। आप देखिए कितना बड़ा हुआ है, जबकि जो इक्विटी है वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। तो इंसान को ऐसा कोई ड्रास्टिक स्टेप न ले, और बच्चे का जो हायर एजुकेशन है वो पूरा हो जाए, इसलिए एक लॉक इन पीरियड रखा गया है, ताकि इमोशनली वो कंट्रोल हो पाए और ऐसी गलतियां ना कर पाए। ऐसा है कि अगर हम कोई स्टूपिडिटी ना करें ना, तब भी हम बहुत बड़ा पैसे वाले बन सकते हैं। बट क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है, कुछ इमोशन आ गए, कभी पता लगा कि कोई गाड़ी पसंद आ गया, वो गाड़ी में पैसा लगा दिया, और ऐसा अपना जो पोर्टफोलियो जीरो कर देते हैं। और जैसा मैं बताऊंगा, जैसे तकरीबन सब लोगों को पता है कि इन शेयरों में पैसे बने हैं। आज की डेट में जानकारी सबके पास है, एक बच्चे के पास भी गूगल है, वो भी बता देगा कि कैसा पोर्टफोलियो बनना चाहिए। हमारी बात तो छोड़िए, लेकिन हम उसको कितना इंप्लीमेंट कर पाते हैं। तो ये शेयर सबके उसमें होते हैं जिससे पैसे बने हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ कर देते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो जीरो होता है और हमारे पास भी जीरो पैसे होते हैं। तो इन सबको रोकने के लिए इसमें हमने थोड़ा समय के लिए वो रखा हुआ है लॉक इन। तो शुरू में ये 5 साल का लॉक इन है। अगर बच्चा 15 साल 16 साल या 17 साल का हो जाए तो फिर वो 18 साल में तो वो उसका पैसा पूरा पूरा लिक्विड हो जाता है। तो सर इसमें जो हम अमाउंट जो डालते हैं सर, उसमें आरओआई कितना मिलता है या सीएजीआर कितना मिलता है हमें? तो एक जो फ्लैगजी का फंड होता है उसी के हिसाब से मिलता है। अभी कुछ फंड हाउस ऐसे हैं जिन्होंने उसमें ज्यादा स्मॉल कैप डाला और स्मॉल कैप में रैली आ गई, वो पिछले 3 साल में तिगुना हो गया। तो ये भी देखना पड़ेगा कि किस फंड हाउस ने उसमें कौन सा कंपोजिशन डाला है। अलग अलग फंड हाउस का इसमें अलग अलग कंपोजिशन है। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों की, अगर आप सोच रहे हैं और अगर आपको अच्छा लग रहा है ये शो, और अगर आपको इस शो से अच्छी जानकारी मिल रही है, और अगर आपको अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, तो डेफिनेटली दुबे सर का नंबर डिस्प्ले होगा नीचे, प्लस मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। और अगर शो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। चलिए सर, अच्छा लग रहा है। चलिए सर, आप अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सर, पिछले सवाल में आपने सर एक इंपॉर्टेंट सर शब्द लिया था, डेट फंड। सर डेट फंड क्या है, इसके प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है, और सर क्या ये सही समय है डेट फंड लेने का, जरा इसके बारे में बताएं। तो बाय नेचर और वर्ड की वाइड से भी जो ज्यादा पैसा होता है वो फिक्स एसेट में रहता है। इक्विटी बोलते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा बना के देता है, बट रियल लाइफ में ऐसा है नहीं। पैसा रहता है बॉन्ड बॉन्ड फंड में। आज की डेट में इंडिया में करीब 200 लाख करोड़ की बैंक एफडीज हैं। तकरीबन इतना ही पैसा पोस्ट ऑफिस के जो वहां पर टर्म डिपॉजिट है या उनके जो करंट अकाउंट है वहां पर भी बहुत सारा पैसा है।
बहुत सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनियों के पास भी है। तो तकरीबन ये फिक्स एसेट का पैसा है। इक्विटी तो बहुत छोटा इंस्ट्रूमेंट है। तो लेकिन आप जैसे बैंक एफडी लिया, वहां पर मार्केट नहीं होती है। कल को अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो बॉन्ड में खूब सारे पैसे बनते हैं। यानी विश्व में ऐसे फंड मैनेजर हुए हैं या ऐसे इन्वेस्टर हुए हैं जिन्होंने बॉन्ड फंड से ही अपना फॉर्च्यून बना लिया। इक्विटी की तो जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, इक्विटी बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, कब पैसे देगा ये भी नहीं पता। बॉन्ड फंड में तो आपको पता है कि इसका कूपन रेट इतना है और इतना इसका इंटरेस्ट रेट इतना है, वो तो लिखा ही रहता है उसमें। तो तकरीबन सब लोग का बैंक एफडी होती है। और डेट फंड को तब लेना चाहिए जब इंटरेस्ट रेट घट रहे हो। आज हम उसी सिनारियो में हैं। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि जो फेडरल रिजर्व है, ये अमेरिकन सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, इन्होंने ही बताया, खाली इतना ही बताया कि इंटरेस्ट रेट अब हम काटने वाले हैं, अभी कटे नहीं है, काटने वाले हैं, पता नहीं कब काटेंगे, लेकिन ऐसा भी बताया कि 2024 में 3 बार कटेंगे और 2025 के एंड में 1 बार कटेगा। तो टोटल मिला के उनका 100 बिप्स से वो इंटरेस्ट रेट नीचे आने वाला है अगले 2 सालों में। तो जो हमारा जो जीसेक है, 10 ईयर जीसेक, जो बेंचमार्क होता है डेट फंड्स का, तो ये आज की डेट में 7.20 या 7.25 पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपने ड्यूरेशन बढ़ा दिया अपने बॉन्ड फंड्स में, ये थोड़ा टेक्निकल भी हो सकता है, थोड़ा सा प्लीज बियर विद मी, तो आपका जो रिटर्न आएगा वो डबल डिजिट में आएगा। तो बिना इक्विटी के रिटर्न का रिस्क लिए हुए आपको डेट से भी 10-10% रिटर्न आने की पूरी संभावना है अगले 2 साल में। तो इतने बढ़िया संयोग बन रहा है डेट फंड के लिए। तो एक डेट फंड का विज्ञान है, तो डेट फंड देना चाहिए। और बैंक, और दूसरा क्या होता है, टैक्सेशन का होता है भाई। जैसे आपने बैंक एफडी लिया तो वो क्या है, डे 1 से टैक्सेबल है। उसको आपका जो जो इंटरेस्ट आएगा वो कुछ समय के बाद आएगा, 1 साल 2 साल बाद। हो सकता है आपने 2 साल की एफडी कराई तो जो इंटरेस्ट आएगा वो 2 साल बाद आएगा, इंटरेस्ट प्लस योर प्रिंसिपल। लेकिन जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो डे 1 से बन जाती है। अगर आप एडवांस टैक्स में आते हो तो आपको एडवांस टैक्स जमा करना पड़ता है उस एफडीआर का। लेकिन डेट फंड जब आप अपने अकाउंट में ले लोगे, सपोज आप 10 साल बाद उसको पैसा वापस लिया, तो 10 साल बाद टैक्स लायबिलिटी बनेगी। तो ये टैक्स बचाने के लिए और इस तरह की जो मार्केट है उसका बेनिफिट करने के लिए आपको डेट फंड्स में आना चाहिए। और इवन अभी क्या था कि पहले जो लॉट था वो बड़ा अमाउंट का था, शायद 10 लाख का था। तो अभी सेबी ने बताया कि 10,000 में भी आने वाला है। तो फिर हमारे लिए और आसानी हो जाएगी अगर 10,000 का लॉट आ गया तो। 10 लाख रुपए तो सबके पास नहीं होंगे, बट 10,000 रुपए सबके पास हो सकते हैं। सॉरी। ग्रेट ग्रेट वंडरफुल। इवन मतलब गवर्नमेंट भी सोच रही है छोटा छोटा इनिशिएटिव लिया जाए, लोगों को फायदा दिया जाए लंबे समय। हाँ, 1990 से या 1995 से जो उस समय के गवर्नर थे, तो उनका एक ही वो था कि हमारे जो डेट मार्केट बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन अलग अलग कारणों से बढ़ नहीं पाया स्टिल अब भी। लेकिन अभी एमएससीआई में भी वो ये लिस्ट हो रहा है हमारी डेट फंड्स। तो अच्छा, बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट है। तो हम लोग डेट फंड में आए, उसको समझें, और हमारी सरकार हमको बेनिफिट दे रही है उसका उठाएं। बहुत सारी जगह क्या होता है जो हमको एकदम बेनिफिट दिख रहे होते हैं तो सरकार द्वारा हम उनको ले लेते हैं, और जहां पर हमको उतना फ्रीक्वेंटली अवेलेबिलिटी नहीं है या समझ नहीं है, वो बेनिफिट हमारे से रह जाते हैं। तो ये सरकार के द्वारा दिया गया एक कम से कम टैक्स बेनिफिट तो है, उसको जरूर लें। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा चलिए सर, इतनी सारी बातें हमने कर ली है, यहाँ से पैसे बनेगा वहां से पैसे बनेगा। सर एक और छोटा सा फंड है सर, वो है सर मल्टी कैप फंड। और इसमें क्वेश्चन है सर, क्या ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को लेना चाहिए? आई थिंक ये मल्टी कैप फंड का मतलब ऐसा समझते हैं, मल्टी कैप का मतलब लार्ज कैप भी आ गया, मिड कैप भी आ गया, स्मॉल कैप भी आ गया। तो कई बार क्या होता है, जैसे आज की डेट में स्मॉल कैप में रैली आ रही है, तो जनरली बाय नेचर ना हम क्या होते हैं, रिटर्न चेजर होते हैं। हमको लगा आज स्मॉल कैप में बहुत अच्छा पैसा बन रहा है, और एक मिड कैप में बहुत अच्छा पैसा बन रहा है, या लार्ज कैप में बहुत अच्छा पैसा बन रहा है, तो हम यहाँ से वहां चलेंगे, वहां से वहां चलेंगे। और जब हम वहां जाते हैं ऑलरेडी, तब तो रैली खत्म हो चुकी होती है, तो अल्टीमेटली हम लूजर ही बनते हैं। तो अगर हम पहले से ऐसा कोई एक एलोकेशन कर दें, तो इसको हम एक इक्विटी में ही एसेट एलोकेशन बोल सकते हैं। आपका एलोकेट हो गया कि लार्ज कैप में 25 जाएगा, मिड कैप में 25 जाएगा, और स्मॉल कैप में 25 जाएगा। जो 25 बच गया वो तीनों में जहां अपॉर्चुनिटी होगी वहां पर आ जाएगा। तो आई थिंक इट इज ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ए न्यू टाइम इन्वेस्टर, और जो ऑलरेडी इन्वेस्टर है उनके भी जो एक कोर पोर्टफोलियो ऐसा बन सकता है मल्टी कैप फंड से।
तो मिड, लार्ज, स्मॉल कैप तीनों का आ गया, और जहां जहां अपॉर्चुनिटी है वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से वो चीज कर लेगा। ग्रेट, ग्रेट, वंडरफुल। सो एट द एंड कहा जाए सर कि फंड मैनेज, अगर आपने सही फंड मैनेजर चुन लिया तो आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो, राइट? डेफिनेट, बिल्कुल डेफिनेट। हम्म। एक अभी आपने फंड मैनेजर का बताया, तो एक एग्जांपल मेरे को अच्छी तो याद नहीं आ रहा। ये है एक एनिमी एक्ट जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। 1947 में बहुत सारे लोग यहाँ से चले गए पाकिस्तान को, ठीक है। और बाद में एक ने अमेरिका से भारत सरकार पर एक केस दायर किया कि मेरे तो यार 1 लाख करोड़ है। मैंने कहा यार ये कौन आदमी है, 1 लाख करोड़, पागल है क्या? तो देखा उसके 1 लाख करोड़ थे। तो उसके बाद सरकार को एक अध्यादेश लाना पड़ा कि एनिमी एक्ट है, तू छोड़ के गया था, दोबारा नहीं देंगे। ठीक है, तो आप यह समझ लो कि ये 1960-62 का बात था, और उस समय इसमें शायद 30 करोड़ रुपए लगे थे। आज की डेट में शायद इसकी वैल्यू 10,000 करोड़ से ऊपर की है, 10,000 करोड़ से ऊपर। तो एक जो आप देखते हो कि ना, बहुत सारे तो शेयर डिलिस्ट हो गए होंगे, मतलब एक जंक पोर्टफोलियो आप समझ सकते हो उसको। बहुत सारे शेयर डिलिस्ट हो गए, लेकिन जो बचे शेयर, उसका 30 करोड़ रुपए लगाया था, आज है 10,000 करोड़। आप इसको ऐसा समझो कि कितनी वैल्यू है आप में, और कितना पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट करने का। 30 करोड़ की वैल्यू आज है 10,000 करोड़, और 30 करोड़ उसमें उसने लगाए होंगे, और उसका जो खाली डिविडेंड आता है वो 65 करोड़ आता है। कितना पैसा आप खर्च करोगे एक साल में? तो खर्चा उसका डिविडेंड आता है। और ये जो पोर्टफोलियो, इसमें कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो तो लेके छोड़ गया था। यानी एक कोई भी अगर आंख बंद करके भी कुछ ले लोगे, इंडिया इज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आंख बंद करके भी ले लोगे, कुछ इसमें बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन जो पैसा दे गए, दे विल द मल्टी बैगर। कुछ भी ले लो। आज हमारे सारे जो स्टार हैं, सब अनुकूल परिस्थिति में है। चाहे हम अच्छा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, लेकिन दूसरे वाले गंदा कर रहे हैं, तो उसका फायदा हमको मिल रहा है। इंटरनेशनल कोई भी इश्यू हो रहे हैं, उसका फायदा इंडिया को मिल रहा है। तो आज हमारे तो, हम आज क्या बोलते हैं, 7वें आसमान में है। तो कुछ भी ले लो सर, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी और इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। क्योंकि एक एनिमी एक्ट वाला जो आपका 30 करोड़ का पोर्टफोलियो 10,000 करोड़ बन गया, और इसकी रिटर्न है करीब 15.25%। वंडरफुल। कई बार ऐसा सवाल आता होगा कि हम डायरेक्ट इक्विटी ले लें, वो सेल लेते हैं, कोई बोला था आईपीओ ले लेते हैं। मैं कह रहा हूं एक पोर्टफोलियो भी ले लोगे, आपको ज्यादा पैसा बन जाएगा। दो तरह से पैसा बनता है, एक तो कुछ होशियार होते हैं, उसमें कोई नकारा नहीं जाता उनको, लेकिन अब हमारे जैसे लोग थोड़ा उतना होशियार होते हैं। अगर ऐसा कोई पोर्टफोलियो ले लेंगे, उसमें कुछ नहीं करेंगे, तो कंपाउंडिंग ही आपको राजा बना देगा, कंपाउंडिंग। ये जो एनिमी एक्ट है, या जो वारेन बफेट वाला है, वारेन बफेट ने 500 शेयर लिए, मतलब वो भी हमारे जैसा ही होगा यार। एक तो उसने बताया कि एक तुम अमेरिका में पैदा हुआ, दूसरे मुझे कंपाउंडिंग मिली। तो हमारा भी खुश नसीब है, एक तो हम इंडिया में पैदा हुए, दूसरे हमें कंपाउंडिंग मिल रही है। तो इनफ एग्जाम्पल है, और बहुत आसान है। एक शायद अब कई बार ऐसा होता है कि यार एक 10,000 की, मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे दूं। एक 10,000 की एसआईपी कराई, अपने को ज्यादा समझ नहीं है आगे इसका भविष्य क्या होने वाला है, और 10,000 रुपए जाते हुए, चाहे इनकम कम है ज्यादा है, उसको बड़ा लगता है होगा। एक एग्जाम्पल में कोट करना चाहूंगा, ये आजकल उसमें आ रहा है, सोशल मीडिया में आ रहा है। इनका नाम है थोरोडू आर जॉनसन। सिंपल आदमी था, अपने दोस्त से बता रहा है यार मेरे पास पैसा बचता नहीं है, मैं कहां से इन्वेस्टमेंट करूं। तो उसका दोस्त बता रहा है अगर तू इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तेरा जो टैक्स है वो सरकार ले जाएगी, कम से कम टैक्स ही बचा ले। और ये सबको समझ है कि जब नौकरी, एक दिन तो रिटायरमेंट आता है ना, उस दिन तेरे पास पैसे नहीं बचेंगे। ये थोरोडू को इसका दोस्त समझा रहा है, तो ये बात उसको समझ में आ गई। तो ये अपने जीवन काल में 25% इसने पैसा बचाया, और इसने कोई बड़ा काम नहीं किया। एक अपनी जो खुद की कंपनी थी, उसका जहां ये नौकरी करता था, उसका नाम है यूपीएस, वहां ये पैसा डालता गया। और मैं पढ़ा कि जो यूपीएस है, उसका रिटर्न कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न भी नहीं था। इसका रिटर्न केवल सेंसेक्स के बराबर था, सॉरी, जो वहां का S&P 500 है, जो उसका वहां का जो इंडेक्स है, उसके बराबर था, यूएस का है। तो एक सिंपल सा आपका स्ट्रेटेजी है, आपने पैसा वहां डाला और उसको रहने दिया, और डायरेक्ट इक्विटी में आप डालते तो आपको डिविडेंड मिलता है, जो आपको खर्चा वो डिविडेंड चल गया। तो शुरू शुरू में तो डिविडेंड कम आया होगा, तो आपकी उस समय सैलरी होगी, लेकिन जब आपके उसके कुछ साल हो गए, तो बताया कि जो इसका डिविडेंड आता था लास्ट में, तो लास्ट में इसके पास था $70 मिलियन। $70 मिलियन का जो जो डिविडेंड होगा, वो भी $2 मिलियन होगा। $2 मिलियन
इंडियन टर्म में 18 करोड़ रुपए होते हैं, 16 करोड़ रुपए होते हैं इंडियन टर्म में। $2 मिलियन का मतलब इंडियन टर्म में 18 करोड़ या 16 करोड़ रुपए ऐसे होंगे, 16 करोड़ रुपए। अब यार 16 करोड़ रुपए आ रहे हैं, क्या हो रहा है? और किया क्या, एक सिंपल स्ट्रेटेजी तो अपनाई थी सर। इनफ इनफ अपॉर्चुनिटी है, आपको जैसे इंकरेजमेंट आता है। और एक होता है एनकरेजमेंट, एक होता है मजबूरी। अगर हम आज पैसे नहीं बचाएंगे, 70 साल है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लेकिन पड़ोस में 80-90 साल के अंकल भी हैं, तो मतलब मेरा भी पॉसिबिलिटी है कि 90 साल तक मैं सरवाइव कर सकता हूं। अगर पैसे नहीं होंगे तो, जो एक कहावत है कि जो पैसे नहीं होंगे तो वो खाली जेब मरने नहीं देगी, खाली जेब जीने नहीं देगी, सॉरी, खाली जेब जीने नहीं देगी। और अगर ऐसे इक्विटी ऐसे पैसे डालें तो ये आपको मरने नहीं देंगे। तो चूज वाइडली, जो आपको अच्छा लगे सर। एनकरेजमेंट भी हो गया और ये थोड़ा सा ज्ञान विज्ञान भी हो गया, लेकिन पैसा होना चाहिए। वी वांट क्रिएट अ पेंशनर सोसाइटी, अ हैप्पी ग्रेट। सोसाइटी, अ रिच सोसाइटी। इन्हीं शब्दों से साथ में खत्म नहीं करना नहीं सर, चाहिए। वंडरफुल दुबे सर, आज का सेशन रियली बहुत ही मजा आया। आई होप हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जहां तक भी वीडियो जा रहा है, अगर वो पूरा वीडियो देख रहे हैं, सो थैंक यू टू यू गाइज एंड थैंक यू टू यू सर, क्योंकि हर हफ्ते हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसा लेके आए जिससे हमारे व्यूअर्स को फायदा मिले। नुकसान तो मिलना ही नहीं है, क्योंकि फायदा ही फायदा। एक तो आप वीडियो देख लो, दूसरा दुबे सर का नंबर मिल जा रहा है। तो दुबे सर हरदम अवेलेबल। अगेन मैं बोल रहा हूँ, प्लीज कंसल्ट हिम। आपके फाइनेंशियल जो भी रिक्वायरमेंट होगी, आप सर को बताया। ही इज अ वेरी गुड फंड मैनेजर, डेफिनेटली ही विल लुक इनटू इट, बट डेफिनेटली देयर इज अ चार्ज ऑन इट। तो अब बाकी सब आपके ऊपर है। दुबे सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आवर शो वंस अगेन। एंड हम कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते कुछ नए सवाल के साथ आए और लोगों को इंकरेज करें कि हाँ भाई, पैसा अगर यहां से नहीं तो इधर तो बनता है, बनता है, लेकिन आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर इक्विटी से नहीं तो फंड, बॉन्ड, बहुत सारी चीजें यहां बनता है, लेकिन आपको टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सही बंदा सही चैनल चूज करना पड़ेगा। सो इसके साथ सर आज मैं क्लोज करना चाहूंगा आज का सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर शो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।